नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम भारत के संविधान के भाग 16 यानी पार्ट 16 पर चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 16 का शीर्षक यानी टाइटल है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। वास्तव में यहाँ कुछ वर्गों का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, आंग्ल भारतीय समुदाय और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। और भाग 16 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, आंग्ल भारतीय समुदायों और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बहुत से लोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का मतलब नहीं समझ पाते। वास्तव में अनुसूचित शब्द का अर्थ होता है किसी आधिकारिक सूची में शामिल किया गया। यह अंग्रेजी के शेड्यूल्ड शब्द का हिंदी अनुवाद है। हम सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सच्चाई है। आज भी अधिकांश लोगों में जाति के आधार पर ही दूसरों से व्यवहार करने की मानसिकता बहुत गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इस अधिनियम में पहली बार अत्यंत पिछड़ी और उत्पीड़ित जातियों, जिन्हें उस समय डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, की एक आधिकारिक सूची बनाने की व्यवस्था की गई। जब 1936 में इन जातियों की सूची यानी शेड्यूल अधिसूचित की गई तो उसी में शेड्यूल्ड कास्ट शब्द औपचारिक रूप से उपयोग हुआ। यहीं से इन जातियों के लिए शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति शब्द प्रचलन में आया। भारत के स्वतंत्र होने पर ऐसी जातियों की सूची बनाई गई जिनके साथ भारतीय समाज की जातिगत मानसिकता के कारण बहुत लंबे समय तक जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक अन्याय होता रहा। इन जातियों के नाम एक निर्धारित सूची में शामिल किए गए हैं, इसलिए इन्हें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। इसी तरह वे जनजातीय समुदाय जो पारंपरिक रूप से जंगलों, पहाड़ी या दूरस्थ क्षेत्रों में रहते आए हैं और जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं मिली, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ब्रिटिश शासन में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे ट्राइब्स यानी जनजाति, एबोरिजिनल्स यानी आदिवासी या एक्सक्लूडेड एरियाज यानी अपवर्जित क्षेत्रों के निवासी, क्योंकि ये वे इलाके थे जिन्हें सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से अलग रखा गया था और जहां विशेष प्रशासनिक नियम लागू होते थे। स्वतंत्र होने पर भारत में भी इन पिछड़े इलाकों में रहने वाले आदिवासी समूहों को लेकर एक सूची बनाई गई और इस सूची में शामिल आदिवासी समूहों को ही अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज उन समुदायों को कहा जाता है जो समाज में पारंपरिक रूप से पिछड़ी स्थिति में रहे और शिक्षा के क्षेत्र में भी अन्य वर्गों की तुलना में काफी पीछे हैं। इन्हें सामान्यतः अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज या ओबीसी के नाम से जाना जाता है। ये वे जातियां थीं जिनके साथ अनुसूचित जातियों की तरह छुआछूत का व्यवहार व सामाजिक अन्याय तो नहीं किया गया, फिर भी ये जातियां अनुसूचित जातियों से तो अच्छी स्थिति में रहीं, लेकिन पारंपरिक रूप से उच्च जातियों की तुलना में पिछड़ी रहीं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अनुसूचित जातियों के विपरीत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों जैसे इस्लाम को मानने वाली जातियां भी शामिल हैं। सामाजिक पिछड़ापन का मतलब है कि इन समुदायों को सामाजिक प्रतिष्ठा, अवसर और बराबरी का दर्जा पर्याप्त रूप से नहीं मिला, जबकि शैक्षिक पिछड़ापन का मतलब है कि इनकी शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई की स्थिति कमजोर रही, जैसे कम साक्षरता दर, उच्च शिक्षा में कम भागीदारी आदि। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब बहुत से लोगों ने अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय लोगों से शादियां की और परिवार बनाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 2 में आंग्ल भारतीय
यानी एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति है जिसके पिता या पिता की ओर से कोई पुरुष पूर्वज यूरोपीय मूल का हो और जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जो भारत में स्थायी यानी परमानेंट रूप से रहता हो। साथ ही उसके माता पिता भी भारत में स्थायी यानी परमानेंट रूप से बसे हों, ना कि केवल अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से। इस तरह भारतीय संविधान में माता की ओर के महिला यूरोपीय मूल के पूर्वज होने पर उस व्यक्ति को आंग्ल भारतीय नहीं माना जाता। इन्हीं लोगों को आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। इन शब्दों के मतलब समझने के बाद संविधान के भाग 16 को समझना आसान होगा। संविधान के भाग 16 यानी पार्ट 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 ए तक कुल 19 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण यानी रिजर्वेशन के संबंध में प्रावधान करता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान यानी सीटें आरक्षित रहेंगे और जहां तक हो सके किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से उसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में ही लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल सीटों में से उनके लिए सीटों की संख्या तय की जाएगी। इसी में आगे स्पष्ट किया गया है कि जनसंख्या के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़े तब तक इस्तेमाल किए जाते रहेंगे जब तक कि 2026 के बाद की नई जनगणना के आंकड़े पब्लिश नहीं हो जाते। अनुच्छेद 330 ए लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा की सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से जहां तक हो सके लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित कुल सीटों में से जहां तक हो सके लगभग 1/3 सीटें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के कम से कम 2 सदस्य नाम निर्देशित यानी नॉमिनेट कर सकेगा। लेकिन अभी आगे अनुच्छेद 334 में मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 331 को भले ही संविधान से निकाला नहीं गया है लेकिन इसे प्रभावहीन बना दिया गया है और अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के ऐसे 2 सदस्य नाम निर्देशित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों यानी स्थानों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और जहां तक हो सके किसी राज्य की कुल जनसंख्या से उसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में ही विधानसभा में उस राज्य की कुल सीटों में से उनके लिए सीटों की संख्या तय की जाएगी। जनसंख्या के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़े तब तक इस्तेमाल किए जाते रहेंगे जब तक कि 2026 के बाद की नई जनगणना के आंकड़े पब्लिश नहीं हो जाते। अनुच्छेद 332 ए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों यानी सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद भी संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानसभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से जहां तक हो सके लगभग 1/3 सीटें
महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। साथ ही अनुच्छेद 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में आरक्षित कुल सीटों में से जहां तक हो सके लगभग 1/3 सीटें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जरूरी है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित यानी नॉमिनेट कर सकेगा। लेकिन अभी आगे अनुच्छेद 334 में मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 333 को भले ही संविधान से निकाला नहीं गया है, लेकिन इसे प्रभावहीन बना दिया गया है और अब राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नाम निर्देशित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 334 इस बारे में बताता है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व कितने समय के बाद खत्म हो जाएंगे। लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान इस संविधान के लागू होने के 80 साल के बाद और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान संविधान के लागू होने के 70 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सन 2030 तक है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान 2020 में ही खत्म हो गए, क्योंकि संसद ने संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की समय सीमा तो बढ़ा दी थी, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन संबंधी प्रावधानों की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया। इस तरह भले ही अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 को संविधान से हटाया नहीं गया है, लेकिन समय सीमा को न बढ़ाए जाने के कारण इन अनुच्छेदों के प्रावधान अब प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद 334A महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के प्रभावी होने और यह आरक्षण कब तक प्रभावी रहेगा के बारे में प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि लोकसभा, किसी राज्य की विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद हुई पहली जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने के बाद लागू होंगे और इसके ऐसे प्रारंभ से 15 वर्ष के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन संसद कानून द्वारा इसकी समय सीमा को बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी तक 2023 के बाद कोई नई जनगणना नहीं हुई और 2026 में ही नई जनगणना होने वाली है। इसलिए 2026 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़े पब्लिश होने के बाद ही महिला आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू हो सकेंगे। अनुच्छेद 335 संघ या किसी राज्य की सरकारी सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन प्रशासन की कार्य कुशलता बनी रहनी चाहिए। यह अनुच्छेद आगे कहता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नियुक्ति या प्रमोशन के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में क्वालिफाइंग नंबरों या मूल्यांकन के मानकों में छूट दी जा सकती है। अनुच्छेद 336 आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संविधान के लागू होने के 10 साल बाद तक सरकारी सेवाओं में विशेष प्रावधान करता है, जो अब समय सीमा खत्म होने के कारण प्रभावहीन हो चुके हैं, लेकिन अनुच्छेद 336 संविधान से हटाया नहीं गया है। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान देने से संबंधित है। संविधान लागू होने के 10 साल बाद तक ही लागू रहा, जो समय सीमा खत्म होने के कारण अब प्रभावहीन हो चुका है, लेकिन अनुच्छेद 337 को संविधान से हटाया नहीं गया है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है
कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाना जाएगा। आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निश्चित करें। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आयोग को अपनी प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति होगी। इस आयोग का यह कर्तव्य होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान, किसी अन्य कानून या सरकारी आदेश के तहत जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं उनकी जांच और निगरानी करना और यह देखना कि वे सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। यदि अनुसूचित जातियों के अधिकारों से वंचित करने या उन पर अत्याचार की कोई शिकायत आती है तो आयोग उसकी जांच करता है। आयोग अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करता है और उनके विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग लेकर सरकार को सलाह देता है। यह समय समय पर और हर साल अपनी रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है जिसमें इन सुरक्षा उपायों के कामकाज और आवश्यक सुधारों के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों यानी प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है। यदि कोई मामला किसी राज्य से जुड़ा होता है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को भेजी जाती है जो उसे राज्य विधानसभा के सामने रखता है। इस अनुच्छेद के तहत आयोग को जांच करते समय सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां दी गई हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, शपथ पर बयान लेना, दस्तावेज मांगना आदि। साथ ही संघ और राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में इस आयोग से परामर्श करेंगी। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाएगा। आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निश्चित करें। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आयोग को अपनी प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति होगी। इस आयोग का यह कर्तव्य होगा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान, किसी अन्य कानून या सरकारी आदेश के तहत जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं उनकी जांच और निगरानी करना और यह देखना कि वे सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। यदि अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से वंचित करने या उन पर अत्याचार की कोई शिकायत आती है तो आयोग उसकी जांच करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करता है और उनके विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग लेकर सरकार को सलाह देता है। यह समय समय और हर साल अपनी रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है जिसमें इन सुरक्षा उपायों के कामकाज और आवश्यक सुधारों के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है। यदि कोई मामला किसी राज्य से जुड़ा होता है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को भेजी जाती है जो उसे राज्य की विधानसभा के सामने रखता है। इस अनुच्छेद के तहत आयोग को जांच करते समय सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां दी गई हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, शपथ पर बयान लेना, दस्तावेज मंगाना आदि। साथ ही संघ और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में इस आयोग से परामर्श करेंगी। सन 2004 से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही आयोग था जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाता था। लेकिन संविधान नवा सीमा संशोधन अधिनियम 2003 जो 19 फरवरी 2004 से लागू हुआ,
द्वारा संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग आयोगों का गठन किया गया। अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के नाम से जाना जाएगा। आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निश्चित करें। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आयोग को अपनी प्रक्रिया का नियम बनाने की शक्ति होगी। इस आयोग का यह कर्तव्य होगा कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए संविधान, किसी अन्य कानून या सरकारी आदेश के तहत जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं उनकी जांच और निगरानी करना और यह देखना कि वे सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। यदि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित करने या उन पर अत्याचार की कोई शिकायत आती है तो आयोग उसकी जांच करता है। आयोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करता है और उनके विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग लेकर सरकार को सलाह देता है। यह समय समय पर और हर साल अपनी रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है जिसमें इन सुरक्षा उपायों के कामकाज और आवश्यक सुधारों के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है। यदि कोई मामला किसी राज्य से जुड़ा होता है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को भेजी जाती है जो उसे राज्य की विधानसभा के सामने रखता है। इस अनुच्छेद के तहत आयोग को जांच करते समय सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां दी गई हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, शपथ पर बयान लेना, दस्तावेज मांगना आदि। साथ ही संघ और राज्य सरकारें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में इस आयोग से परामर्श करेंगी। लेकिन परामर्श संबंधी यह प्रावधान अनुच्छेद 342A के खंड 3 के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगा। इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 जो 15 अगस्त 2018 को लागू हुआ द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने तक होगा। यानी केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्यों को निर्देश दे ताकि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनका विकास सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त कर सकता है जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करे। यह आयोग उनकी कठिनाइयों का अध्ययन करता है और यह सिफारिश करता है कि उनकी स्थिति सुधारने के लिए संघ या राज्य द्वारा क्या कदम उठाए जाएं और किस प्रकार के अनुदान दिए जाएं। आयोग अपनी रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने एक स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ रखता है जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है। इसी प्रावधान के आधार पर सन 1953 में काका कालेलकर आयोग और 1979 में मंडल आयोग बनाए गए थे। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची बनाने के संबंध में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में
और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अधिसूचना यानी आदेश द्वारा उन जातियों यानी कास्ट्स, मूल वंशों यानी रेसेज या जनजातियों यानी ट्राइब्स या उनके भागों को निश्चित कर सकेगा जिन्हें उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। इस तरह अनुसूचित जातियों की सूची बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुसूचित जातियों की इस सूची में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। इस तरह संसद ही कानून द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति या उनके भाग को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या निकाल सकती है। इस तरह एक बार अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची जारी करने के बाद राष्ट्रपति बाद में किसी दूसरी अधिसूचना से उसमें बदलाव नहीं कर सकता। इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी जरूरी है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों की सूची पूरे देश के लिए एक समान नहीं होती, बल्कि हर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसीलिए संघ और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों की सूचियों में भिन्नता हो सकती है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की सूची के बनाने के संबंध में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अधिसूचना यानी आदेश द्वारा उन जनजातियों यानी ट्राइब्स या जनजाति समुदायों या उनके भागों को निश्चित कर सकेगा जिन्हें उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। इस तरह अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुसूचित जनजातियों की इस सूची में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। इस तरह संसद ही कानून द्वारा किसी जनजाति, जनजाति समुदाय या उनके भाग को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर सकती है या निकाल सकती है। इस तरह एक बार अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची जारी होने के बाद राष्ट्रपति बाद में किसी दूसरी अधिसूचना से उसमें बदलाव नहीं कर सकता। इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी जरूरी है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची पूरे देश के लिए एक समान नहीं होती, बल्कि हर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसीलिए संघ और राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में भिन्नता हो सकती है। अनुच्छेद 342 ए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की सूची बनाने के संबंध में प्रावधान करता है और इसका खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अधिसूचना यानी आदेश द्वारा केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को निश्चित कर सकेगा जिन्हें केंद्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग समझा जाएगा। इस तरह केंद्रीय स्तर पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका खंड 2 कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की इस सूची में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। इस तरह संसद ही कानून द्वारा किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल कर सकती है या निकाल सकती है। इस तरह एक बार अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची जारी करने के बाद राष्ट्रपति बाद में किसी दूसरी अधिसूचना से उसमें बदलाव नहीं कर सकता। इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी जरूरी है। खंड 3 कहता है कि खंड 1 और 2 के अनुसार भले ही केंद्रीय स्तर पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची बनाई जाए, लेकिन प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अपने खुद के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची बना सकता है जो केंद्रीय सूची से अलग हो सकती है, और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा ऐसी सूची बनाई जाते समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेना जरूरी नहीं है। यह प्रावधान संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 जो 15 सितंबर 2021 को लागू हुआ द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इससे यह स्पष्ट है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची पूरे देश के लिए एक समान नहीं होती, बल्कि केंद्र, हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसीलिए संघ और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची में भिन्नता हो सकती है। संविधान में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सूचियां बनाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। इसीलिए कोई भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं कर सकता और ना ही किसी को इन सूचियों में से निकाल सकता है। लेकिन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची के मामले में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकार दिए गए हैं। इस तरह संविधान का भाग 16 बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो समाज के कमजोर वर्गों को शासन प्रशासन में प्रभावी ढंग से भाग लेने का अधिकार देता है, उन्हें अत्याचारों से सुरक्षा देता है और उनके विकास के लिए उपाय करता है। वास्तव में भाग 16 भारत की आबादी के बहुत बड़े भाग को अत्याचारों से सुरक्षा, विकास और शासन व प्रशासन में भागीदारी प्रदान करता है। कमजोर वर्गों शब्द से इसका सही अनुमान नहीं लग पाता कि यह संख्या कितनी बड़ी है। महिलाओं, जिनके अंतर्गत सभी धर्मों, जातियों, वर्गों और समुदायों की महिलाएं शामिल हैं, भारत की कुल जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 48.46%। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.6%, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.6% और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 42% है। कुछ अनुमानों में अलग भी बताई जाती है। इनके पुरुषों की संख्या को जोड़ा जाए तो यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 80% होगा, मतलब 100 में 80 लोग। संविधान का भाग 16 इनके लिए ही सामाजिक न्याय की धारणा को वास्तविक बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।